सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और वहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और हमने ख़त्म किया था एसेट्स पर। ठीक है, तो एसेट्स की डिस्कशन तक हम कर चुके थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन किया था जहाँ पर मैंने आपको एसेट्स क्या है ये बताया था, टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताया था और फाइनली हम करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में बातचीत करने वाले थे, तभी जाके मैंने लेक्चर को एंड कर दिया था। तो आज डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर जो पिक्चर मैंने लगा के रखी है वहाँ पर बीच में एक लाइन है। तो लाइन के इस साइड जो भी आप एसेट्स देख रहे हो ना, ये है नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स। और इधर जो आप देख रहे हो ये है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब इमेज से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो पता चल रहा होगा कि नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स में फ़र्क क्या है। ठीक है ना? वैसे मैंने आपको बता दिया था ये चीज़ें क्या है। ये कैश है, ये स्टॉक है बिजनेस का, ठीक है, ये बैंक बैलेंस है आपका, और ये लेन देन करने वाले लोग जो डेटर्स क्रेडिटर्स होते हैं। डेटर्स जनरली एसेट्स की बात कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएगा नहीं, तो डेटर्स जो होते हैं वो सब है। तो अब हम चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं कि करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या फ़र्क है और जनरली करंट एसेट्स क्या है। अगर आप करंट एसेट्स समझ गए तो नॉन करंट एसेट्स ऐसे ही समझ जाओगे। ओके ना? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में यहाँ पर हो गया करंट और इधर इस कोने में लिखता हूँ नॉन करंट। ठीक है, तो नॉन करंट की डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, अभी हम जिसकी डिस्कशन करेंगे वो है करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? देखो, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं ना जो बिजनेस में शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होते हैं, कैश में कन्वर्शन करने के लिए। यानी कि बिजनेस की जो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज चलती रहती है उनसे रिलेटेड जो एसेट्स होते हैं जनरली वो करंट एसेट्स होते हैं। ये लंबे पीरियड के लिए होल्ड नहीं किए जाते। ठीक है, तो करंट एसेट्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं जनरली। और नॉन करंट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। इतना पहले समझो, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं। इंटेंशन हमारी होती है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की नॉन करंट को, और करंट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? तो शॉर्ट टर्म का मतलब देखो, यहाँ पर बताता हूँ। मान लो कि ये एक बिजनेस का लाइफ स्पैन है, ठीक है, और उस लाइफ स्पैन में ये वन अकाउंटिंग पीरियड है। ये क्या है? वन अकाउंटिंग पीरियड, वन अकाउंटिंग पीरियड। अब जनरली आपको पता है वन अकाउंटिंग पीरियड कितने दिनों का होता है? एक साल का, यानी कि 12 मंथ्स का होता है। तो ये जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, इससे कम पीरियड के लिए जो एसेट्स हम होल्ड करेंगे उसको हम बोलेंगे करंट एसेट्स, और जो एसेट्स को हम एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए होल्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड या उससे कम, और लॉन्ग टर्म मतलब मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा देते हैं। अब देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। ओके, सबसे पहली चीज जो करंट एसेट्स में आती है वो है कैश और बैंक बैलेंस। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले अपने पास क्या आ गया? हार्ड पैसा, हार्ड कैश, यानी कि रोकड़ा। रोकड़ा जो अपने बिजनेस में पड़ा हुआ है वो अपना करंट एसेट है। ठीक है, ओके। और अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं ना वो भी अपना करंट एसेट है। तो एक चीज समझ लो, करंट एसेट में पहला और मोस्ट ऑब्वियस चीज क्या है? कैश, रोकड़ा। ठीक है, तो दिमाग में बैठ गया करंट एसेट में पहली चीज क्या है? कैश। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? जो भी एसेट्स आपने होल्ड किए हैं जो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं, जो कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो ठीक है, एसेट्स हेल्ड फॉर conversion into cash within one accounting period। अब आप बोलोगे कि सर विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड क्यों लिखा आपने? तो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड इसलिए लिखा बेटे क्योंकि एक मशीन है, मान लो आपकी, ठीक है, एक मशीन है। इस मशीन को भी आप इवेंचुअली क्या करोगे ना, 10-12 साल यूज़ करने के बाद कभी ना कभी तो आप फ्यूचर में बेच दोगे ही, और जब आप फ्यूचर में बेचोगे तो उसमें आपको कैश ही मिलेगा।
ठीक है। लेकिन इस मशीन को हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बेचने के इंटेंशन से तो नहीं खरीदा, इसको तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा है, तो ये फिर करंट एसेट नहीं बनेगा। तो कौन सा एसेट करंट एसेट होगा? जो हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड, मैंने आपको बताया ना 1 ईयर, इस 1 ईयर की पीरियड में जो हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, देखो कलर चेंज करके बताता हूं। ये जो 1 अकाउंटिंग पीरियड है, ये जो एसेट्स हेल्ड फॉर कन्वर्शन इनटू कैश है, जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला जो इसमें हो सकता है वो है स्टॉक। अब आप बोलेगे सर स्टॉक कैसे? अरे स्टॉक क्या होगा? स्टॉक को जब आप सेल कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? कैश मिल जाएगा। तो स्टॉक इवेंचुअली बिजनेस में हम क्यों रखते हैं? बेचने के लिए। और बेच के हम क्या हासिल करना चाहते हैं? रोकड़ा। ठीक है ना, माल बेच के क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए। तो स्टॉक जो है वो हमने बिजनेस में क्यों रखा है? हमारा इंटेंशन क्या है स्टॉक को रखने का? स्टॉक को रखने का इंटेंशन ये है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसको बेच के हम पैसे बना लें। तो स्टॉक, और ये जो स्टॉक हमने बिजनेस में रखा हुआ है, इसको हम जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए थोड़ी ना रखा है स्टॉक को। स्टॉक को हमने किस लिए रखा है? ताकि माल आए और फटाफट बिके। हम क्या चाहते हैं कि फटाफट बिके। तो फटाफट मतलब क्या? शॉर्ट टर्म। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि मेरा स्टॉक जो है सालों साल मेरे पास पड़ा रहे, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि फट से बिक जाए, जनरली एक अकाउंटिंग पीरियड के पहले ही बिक जाए। ठीक है, तो पहला जो एसेट है जो फिर कन्वर्शन इनटू कैश है, वो हो गया स्टॉक। दूसरा क्या हो सकता है? डेटर्स। अब क्या होता है कि कभी कभी सेल जो है ना स्टॉक की, वो कैश में नहीं होती है। नॉर्मली क्या होता है, स्टॉक जो बिकता है उससे आपको कैश मिल जाता है सेल से। लेकिन अगर मान लो कि बिक्री जो है ये कैश में नहीं, वो उधारी में हुई है, तो स्टॉक क्या बन जाएगा आपका? स्टॉक तो चला जाएगा, आपको मिल जाएंगे डेटर्स। तो इन डेटर्स को भी हमने किस लिए होल्ड करके रखा है? या डेटर्स जो हमारे हैं वो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हमारा पैसा दे देंगे, उधारी जो है वो चुका देंगे। अब कुछ डेटर्स नहीं दे पाते हैं, वो एक्सेप्शन है, लेकिन हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि कोई भी हमारा पैसा जो है 1 साल से ज़्यादा रोक के नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये भी डेटर्स भी फाइनली कैश में ही कन्वर्ट होना है, क्योंकि जब डेटर्स आपको पैसे देंगे, डेटर्स मतलब क्या पता है ना? कस्टमर्स जो हमसे उधारी में माल खरीदते हैं। तो ये जब हमको पैसे देंगे तो ये डेटर्स भी क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो मान लो कि हमारे बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, तो उस कैश को हम क्या करते हैं? कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे भाई फालतू कैश बिजनेस में फेंक के रख के क्या फायदा, कहीं छोटी मोटी जगह पर इन्वेस्ट कर दो। 2-4 महीनों के लिए या 2-4 हफ्तों के लिए भी हो सकता है कि आपने उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, और जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी आप उसको बेच के पैसे ले आओगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी जो है ना, वो हम बिजनेस में किस लिए करते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए, कि जैसे ही पैसे की ज़रूरत पड़ी उनको फटाफट बेचो और पैसे लेके आओ। तो ये भी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन जनरली 1 अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा के लिए, अगर मान लो बिजनेस में आपने एक 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करवा लिया है जिसको आप 5 साल से पहले तुड़वा नहीं सकते, तो फिर वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो फिर लॉन्ग टर्म में आ जाएगा और वो नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। इससे शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन से एसेट्स हमने होल्ड किए हुए हैं फॉर कन्वर्शन इनटू कैश। यानी कि जो एसेट्स जिनको फाइनली कैश में बदलना है, जो एसेट्स के बिहाफ में हमको फाइनली कैश मिल जाएगा, वो भी हमारे करेंट एसेट्स हैं। और कैश कब मिलेगा? विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब कभी कभी क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड तक वेट नहीं करना पड़ता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही हमको ये जो एसेट्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बिजनेस का? तो बताता हूँ ऑपरेटिंग साइकिल। देखो, बिजनेस जो है ना, वो एक साइकिल की तरह उसका जो एक्टिविटीज़ है वो चलते रहता है। ठीक है ना, उसमें पैसे की रोलिंग होती रहती है। जैसे हमारा जीवन का चक्र चलता रहता है ना, वैसे बिजनेस का साइकिल भी चलता रहता है। अब देखो, बिजनेस जब कभी शुरू होता है तो किस चीज़ से शुरू होता है? कैश से, क्योंकि जो ओनर होता है वो बिजनेस में क्या लगाता है? पूंजी, तो कैश लगाता है। अब इस कैश को यूज़ करके आप बिजनेस में क्या करते हो? एसेट्स खरीदते हो, माल खरीदते हो। तो अभी हम फिक्स्ड एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मान लो कि आपने इस कैश को इन्वेस्ट करके क्या खरीदा? स्टॉक, कुछ गुड्स खरीद लिए बेचने के लिए। ओके, अब इस गुड्स को आपने क्या किया? सेल किया। तो कैश से स्टॉक कैसे आया? आपने परचेज किया तो कैश बन गया स्टॉक। अब स्टॉक को आपने क्या किया? सेल। ठीक है, तो सेल करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये फिर से कैश बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट जो है हमको पैसे कैश में नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी क्या होता है? क्रेडिट सेल होता है। क्रेडिट सेल यानी उधार की बिक्री। तो यहाँ पर क्या होगा? डेटर्स बन जाएगा।
ओके। अब इन डेटा से आपको क्या मिलेगा, फिर से कैश मिलेगा, और ये कैश जो है यहाँ पर आपको डेटर से क्या मिली, पेमेंट, और फिर क्या हो गया, ये डेटर्स कैश बन गया। तो ये क्या हुआ, एक चक्का घूमने लगा। आपने कैश से शुरू किया था और फिर आप कैश में पहुंच गए। हमारे पास कैश है, कैश से माल खरीदा, उस माल को हमने फिर आगे बेचा, उसमें से हमको कुछ पैसा कैश सेल मिल गया, कुछ पैसा क्रेडिट सेल का हो गया। अब जो पैसा हमको कैश सेल में मिल गया वो तो हमारे पास कैश आ गया, जो क्रेडिट सेल हुआ वो डेटर्स बन गया, फिर डेटर्स ने हमको पेमेंट दिया, फिर कैश आ गया। तो ऐसा जो पहिया है वो चलते ही रहता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि सारे सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल नहीं होते, कुछ सेल हमारे कैश में भी होते हैं, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट कैश में बन जाते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कैश सेल। अब यहाँ पर परचेज जो कर रहे हो तो कैश डायरेक्ट स्टॉक नहीं बनता, कभी कभी स्टॉक हमारा यहाँ से भी आता है। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लो कि परचेज आपने क्रेडिट परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट परचेज किया, तो वहाँ से भी आपका स्टॉक आ जाता है, और फाइनली जब आप पेमेंट करते हो क्रेडिटर्स को तो कैश ऐसे जाता है। तो ये चक्का जो है मोर और लेस ऐसे ही घूमता रहता है। तो इसको बोलते हैं बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। मैंने पैसों की रोलिंग हो रही है यहाँ पर। अब बिजनेस जो है ना वो यही करता है, या तो वो कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, यहाँ पर आप परचेज नहीं बोल सकते हो सकता है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो तो यहाँ परचेज की जगह प्रोडक्शन भी हो सकता है, कि आप कैश लगाते हो, उससे रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, वहाँ पर से प्रोडक्शन करते हो, तब आपका स्टॉक बनता है, उसके बाद डेटर्स, पेमेंट, फिर कैश। तो साइकिल जो है मोर और लेस यही साइकिल है, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल। और एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही आपके ये सारे जो स्टॉक, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आप जब मर्जी तब बेच सकते हो। जनरली स्टॉक, डेटर्स वगैरह जो है वो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। या तो एक ऑपरेटिंग साइकिल या एक अकाउंटिंग पीरियड, जो भी छोटा पीरियड है उसके अंदर जनरली कैश में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ रहेगा कि अकाउंटिंग पीरियड नहीं ऑपरेटिंग साइकिल, तो घबरा मत जाना कि सर ने बताया नहीं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग साइकिल भी क्या होता है, ओके। तो ये चीज़ भी हो गई। और तीसरा पॉइंट क्या है, दो पॉइंट्स तो हमने देख लिए यहाँ पर। पहला था कैश बैंक और दूसरा था एसेट्स हेल्ड फॉर कन्वर्शन इनटू कैश, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, देखो, एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि बिजनेस में हर बिजनेस जो है सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, कुछ बिजनेस प्रोडक्शन भी करते हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए उनको चाहिए होता है क्या, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल्स यूज करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, वो भी जनरली एक ऑपरेटिंग साइकिल में ही यूज हो जाते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स भी हमारे करंट एसेट्स में आएंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर जो ऑफिशियल डेफिनेशन लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर बैंक बैलेंस, ये डेटर्स वगैरह, ये कैश, ये स्टॉक, ये हमने करंट एसेट्स में लिख रखा था। और नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, मैंने बताना भूल गया आपको। देखो जो एसेट करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है, यानी कि जो एसेट को हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है, सेल के पर्पस से नहीं होल्ड करके रखा हुआ है। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स जनरली हमने सेल करने के पर्पस से यूज रखा हुआ होता है। सेल करने का पर्पस मतलब उसको हमको कैश में कन्वर्ट करना है, वही हमारा इंटेंशन है। लेकिन नॉन करंट एसेट्स को हमको कैश में कन्वर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। नॉन करंट एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग, गाड़ी, मशीन वगैरह। इनको हमने बेचने के लिए नहीं लगाया बिजनेस में। इनको हमने क्यों लगाया है, इनको हमने लगाया है इनको यूज करके पैसे कमाने के लिए। जैसे आपकी एक दुकान है, वो एक बिल्डिंग है जहां पर आप दुकानदारी कर रहे हो, तो उस बिल्डिंग को थोड़ी ना आपने बेचने के लिए बिजनेस में आपने लिया है। उस बिल्डिंग में बैठ के पैसा कमाने के लिए आपने, तो वो बिल्डिंग जो है वो आपको एक जगह दे रही है बिजनेस करने के लिए। तो आप बिजनेस करने के लिए जो लॉन्ग टर्म एसेट्स यूज करते हो वो आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए करके रखा है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स एंड एडवांसेस दे के रखा है तो वो भी आपका नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। और अदर नॉन करंट एसेट्स बहुत सारे होते हैं, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती। अब देखो यहाँ पर ऑफिशियली जो टेक्स्ट लिखा उसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है, फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपने कैश के फॉर्म में होल्ड करके रखा है, तो जो पहला कैश या बैंक। दूसरा क्या हुआ, फॉर देयर कन्वर्शन इनटू कैश आइदर विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड और विद इन द 12 मंथ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट।
एक बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट कब बनाई जाती है? अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में एक बनती है, मतलब ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड का एंड और इस अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत है, तो इस पॉइंट में एक बैलेंस शीट बनती है। और अगली बैलेंस शीट कब बनेगी? एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। तो इस डेट से 12 महीनों के अंदर ये करंट एसेट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, तब हम उसको करंट एसेट्स बोलेंगे, ठीक है ना। और फॉर देयर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अब अगर आप मान लो कि ब्रेड बनाते हो, ओके, आपका ब्रेड बना के बेचने का बिजनेस है, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको गेहूं चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, तो जो आटा आप अपने फैक्ट्री में लेके आते हो ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए, वो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन में हमारा कंजम्पशन होता है, रॉ मटेरियल्स, वो भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। या अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, जैसे कि मान लो हम एक हेयर सलून स्पा का एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, शेविंग फोम हो गया, ब्लेड्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो हमारे करंट एसेट्स में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब होता है डेटर्स, ओके, तो घबरा मत जाना कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी मैंने बता दिया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, ओके। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है लिक्विड एसेट्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड एसेट्स क्या है, ओके, लिखता हूँ यहाँ पर लिक्विड एसेट्स। अब देखो लिक्विड मतलब ऐसा नहीं कि तरल पदार्थ होगा, कोई पानी या कोई तेल, ये लिक्विड एसेट्स नहीं होते हैं। फाइनेंस के टर्म में, फाइनेंस की दुनिया में लिक्विडिटी का एक मतलब है, लिक्विडिटी का एक मतलब है। क्या मतलब है सर लिक्विडिटी का? लिक्विडिटी मतलब किसी चीज़ को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या वो लिक्विडिटी होता है? नहीं। फाइनेंस के टर्म में लिक्विडिटी का मतलब जो चीज़ जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम उतना लिक्विड एसेट बोलेंगे, ओके। तो जो चीज़ जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है उसको हम उतना लिक्विड एसेट बोलेंगे। तो बिजनेस का सबसे लिक्विड एसेट क्या होता है? रोकड़ा। जो हमारी तिजोरी में, बिजनेस की तिजोरी में जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो बिजनेस का सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, क्योंकि वो तो कैश ही है। जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको उतना ज़्यादा लिक्विड बोलेंगे। अब जो हार्ड कैश है वो तो सबसे ज़्यादा लिक्विड है फिर, है ना, तो लिक्विडिटी उसको बोलते हैं। अब कोई कोई एसेट ऐसा होता है जिसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है, जैसे कि स्टॉक। अब आप स्टॉक का नहीं बता सकते हो कि ये माल कब बिकेगा, ठीक है, आज भी बिक सकता है, कुछ दिनों बाद भी बिक सकता है, तो स्टॉक को हम उतना लिक्विड एसेट नहीं मानते हैं। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंसेस हमने पहले पे कर दिया उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा क्या होता है? एसेट होता है। और ये दोनों जनरली क्या होता है? करंट एसेट्स होते हैं, है ना, करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स में से अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, देखो करंट एसेट्स में जो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, वो इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इनको टाइम लगता है, क्योंकि आपके बिजनेस में थोड़ा बड़ा स्टॉक नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होता है, ठीक है। और थोड़ा सा स्टॉक बिकने के बाद आप जनरली क्या करते हो? थोड़ा सा स्टॉक खरीद भी लेते हो। तो स्टॉक की जो वैल्यू रहती है बिजनेस में वो मोर और लेस सेम होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका माल जो बिकते जाता है ना, निकलते जाता है, वैसे वैसे आप और स्टॉक जो है खरीदते जाते हो। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल स्टॉक जो है वो आपका कैश में पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाए जब तक आप बिजनेस को बंद नहीं कर दोगे। तो स्टॉक जो है हमेशा रोल होता रहता है। तो इसलिए ये दोनों प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या है कि जब तक आपका वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा जिसके लिए आपने इसको प्रीपे करके रखा है, तब तक ये आपका पूरा बेनिफिट आपको नहीं देगा। तो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स, अगर आप करंट एसेट्स में से टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो ये बन जाएगा आपका लिक्विड एसेट, ठीक है। याद रहेगा आपको, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर करंट एसेट से माइनस कर दो तो बन जाएगा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके। लिक्विड एसेट्स को क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक एसेट्स। क्विक क्यों? क्योंकि ये जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स मैंने आपको बता दिया, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और जो सेल के पर्पस से हमने बिजनेस में नहीं रखा है, वो है नॉन करंट एसेट। अब एक और बात जो यहाँ पर जाननी ज़रूरी है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि एक एसेट जो है
वो करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि आपने उसको किस पर्पस के लिए होल्ड करके रखा है। ठीक है, अगर आपने रीसेल के लिए होल्ड करके रखा है तो फिर वो हो जाता है आपका करंट एसेट, यानी कि स्टॉक बन जाता है। लेकिन अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए क्या कहते हैं रखा हुआ है तो वो आपका हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो एक तो हो गया पर्पस और दूसरा है पीरियड। अगर आप किसी एसेट को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो तो वो हो जाता है आपका करंट एसेट, और दूसरा अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो वो हो जाता है आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में लिखा है कि देखो कौन सा एसेट किसके लिए कब क्या ट्रीट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरी है समझना। सबसे पहले देखो एसेट में क्या लिखा है यहाँ पर, लैंड। लैंड मतलब ज़मीन होती है। अब ज़मीन जो है ना वो काफ़ी सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, वो होल्ड करते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, अपने बिजनेस में किसी काम में लेने के लिए यूज़ करते हैं, बेचने के लिए नहीं। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि लैंड डेवलपर का बिजनेस या प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस, इनके केस में ज़मीन जो है वो यूज़ करने के लिए नहीं है, वो इनको स्टॉक के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो उनके लिए ज़मीन क्या हो जाएगी, करंट एसेट। तो सेम एसेट है ज़मीन, ओके, वो किसी बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट हो रही है, किसी बिजनेस के लिए करंट एसेट हो रही है। करंट एसेट किस बिजनेस के लिए हो रही है, जब वो बिजनेसमैन उस ज़मीन को बेचने के पर्पस से ले रहा है। मैंने बताया ना यहाँ पर आपको कि पर्पस देखना है, अगर रीसेल का पर्पस है तो फिर वो करंट एसेट में आ जाएगा। तो ज़मीन को यहाँ पर रीसेल का पर्पस के लिए हमने रखा हुआ है, जो लैंड डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर हैं वो लोग, तो उनके लिए हो जाएगा ये करंट एसेट, और दूसरे लोगों के लिए हो जाएगा फिक्स्ड एसेट। बिल्डिंग भी सेम है, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो बिल्डिंग की खरीद बिक्री में काम करता है, बिल्डर लोग जो लोग हैं, जो लोग फ्लैट बना के बेचते हैं, तो उनके लिए बिल्डिंग्स हो जाएंगी करंट एसेट, और दूसरों के लिए क्या होंगी, फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर जनरली देखो ये मेरा टेबल है जिस पर मैंने लैपटॉप रखा है, तो मैंने इसको बेचने के इरादे से नहीं रखा है, इसको मैं यूज़ करता जा रहा हूँ, इससे बेनिफिट लेता जा रहा हूँ। अभी जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टेबल में सारी चीज़ें रखी हैं, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखा है मैंने, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। लेकिन कोई फर्नीचर दुकान वाला है या फर्नीचर बनाने वाला है, उसके लिए क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा करंट एसेट, क्योंकि वो उसका स्टॉक होगा। ओके, मोटर व्हीकल्स भी सेम है, गाड़ी के शोरूम के लिए मोटर व्हीकल्स करंट एसेट हो जाएगा, और दूसरे लोगों के लिए फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या हैं, दूसरे लोगों के लिए फिक्स्ड एसेट होंगे, लेकिन जो सिक्योरिटीज़ में डील करता है, जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, जो शेयर्स डिबेंचर्स की खरीद बिक्री में डील करते हैं, उनके लिए तो स्टॉक हो जाएगा, है ना। प्लांट मशीनरी भी सेम है, वही कॉन्सेप्ट है, जो बंदे प्लांट मशीनरी की खरीद बिक्री का काम करते हैं उनके लिए वो स्टॉक है, करंट एसेट है, और दूसरे लोगों के लिए वो फिक्स्ड एसेट है। ठीक है ना, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही ईजी था ये वाला चीज़, बस याद रखना कि पर्पस क्या है उसका। जो एसेट आपके बिजनेस में है, क्या वो बेचने के पर्पस है, चाहे वो कितना भी महंगा कितना भी बड़ा एसेट क्यों ना हो, 10 माले की बिल्डिंग ही क्यों ना हो। अब किसी से आप ऐसे ही पूछ लोगे कि 10 माले की बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है या करंट एसेट है, तो अगर उसको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा तो बता देगा कि फिक्स्ड एसेट है, ऑब्वियसली बिल्डिंग तो फिक्स्ड एसेट होता है। लेकिन नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, अगर कोई बिल्डर है, तो उसके लिए बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट थोड़ी ना होगी, वो तो बेचने के पर्पस से बिल्डिंग बनाया है। तो आज बनाया है, बिल्डिंग जब बन जाएगी तो वो बिक जाएगी, तो उसके लिए वो क्या होगा, करंट एसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में लाइबिलिटीज़ का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, और आगे देखेंगे कि जो भी टॉपिक हमारे पास होगी उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक दबा देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आपको, ये लेक्चर समझ में आ भी रहा है कि नहीं। मैं हर बार बोलता हूँ कमेंट में बताने के लिए लेकिन देखता हूँ कि कोई कमेंट नहीं करता है। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और उसमें कमेंट्स करोगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसे दूसरे लोगों को क्या है, सजेस्ट करेगा, दिखाएगा, और मेरे चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ भी हो जाएगी, है ना। तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।